आज मैं आपको 2018 की एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है रेड स्पैरो। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। कहानी रूस में हमारे दो मुख्य पात्रों के जीवन के बीच आगे पीछे कूदने से शुरू होती है। सबसे पहले डोमिनिका यागोरोवा है, जो एक प्रसिद्ध बैलेरिना है जो अपनी बीमार मां की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डोमिनिका अपनी मां को एक देखभाल करने वाले के पास छोड़ देती है ताकि वह काम पर जा सके। थिएटर में पहुंचने के बाद वह मेहमानों से मिलने जाने से पहले कपड़े बदलती है और मेकअप लगाती है, जिसमें उसके चाचा इवान इगोरोव, रूसी गुप्त सेवा के उप निदेशक, शामिल हैं। वह उसे दिमित्री उस्तिनोव से मिलवाता है, जो एक रूसी गैंगस्टर है जो उससे एक तस्वीर मांगता है और उसे गलत तरीके से छूने का मौका लेता है। कुछ क्षण बाद नाटक शुरू होता है और डोमिनिका हमेशा की तरह शानदार तरीके से नाच रही होती है जब अचानक उसका डांसिंग पार्टनर कूदता है और उसके पैर पर गिर जाता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। डोमिनिका को तुरंत सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। दूसरा किरदार जिसका हम अनुसरण करते हैं वह है नेट नैश, एक CIA एजेंट जो एक स्वचालित कॉलर से फोन कॉल ले रहा है जो उसे कुछ शब्द बताता है। वह उन शब्दों का उपयोग मीटिंग स्थान का पता डिकोड करने के लिए करता है और जाने से पहले वह अपनी बंदूक अपने साथ ले जाता है। गुप्त मीटिंग के लिए चुनी गई जगह रात में पार्क है और जब वह वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। एक रहस्यमय आदमी जिसका कोड नाम मार्बल है भी उसकी ओर बढ़ रहा है और नैट उसे कुछ देता है जब वे सड़क पर एक दूसरे को पार करते हैं, इससे पहले कि वे आगे बढ़ें, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कार अभी भी उसका पीछा कर रही है, इसलिए आदमी को भागने का मौका देने के लिए नैट फर्श पर गोली चलाकर उसका ध्यान भटकाता है और भागने लगता है। जैसे ही कार उसका पीछा करती है वह शहर पहुंच जाता है और जैसे ही वह अमेरिकी दूतावास के पास पहुंचता है पुलिस उसे घेर लेती है। अंदर वह अपने मालिकों से मिलता है जो उसे बताते हैं कि संपत्ति सुरक्षित है, लेकिन नैट को उसकी गलती के लिए फिर भी USA वापस भेज दिया जाएगा। अगले दिन इवान गुप्त सेवा के निदेशक कर्नल जखारोव से उनके कार्यालय में मिलता है। जनरल व्लादिमीर कोर्चनोई भी वहां मौजूद हैं। वे इवान को पार्क में नेट की मीटिंग का एक वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि वह एक CIA एजेंट है जो उस सुबह देश छोड़कर चला गया था। उनकी मुख्य रुचि दूसरे आदमी और उसकी पहचान का पता लगाने में है। फिर हम डोमिनिका पर आते हैं, जो अस्पताल में जागती है और पाती है कि उसका पैर धातु के फ्रेम में है। जब उसे एहसास होता है कि वह फिर से नृत्य नहीं कर पाएगी तो वह रोने लगती है। 3 महीने बीत जाते हैं। डोमिनिका, जो अभी भी बेंत की सहायता से चल रही है, इवान से मिलने जाती है। वह इस तथ्य पर टिप्पणी करता है कि उसके लिए एक प्रतिस्थापन पहले ही मिल चुका है और कैसे थिएटर उन्हें अपार्टमेंट उधार दे रहा था और उसकी मां के चिकित्सा खर्चों को वहन कर रहा था। यह सब जल्द ही बंद हो जाएगा क्योंकि अब वह उनके लिए काम नहीं करती। इवान कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है और जब वह तैयार हो जाए तो उसे अपने पास आने के लिए कहता है। वह उसके लिए एक लिफाफा भी छोड़ता है। जाने से पहले डोमिनिका लिफाफा खोलती है और उसमें ऐसी तस्वीरें पाती है जो दिखाती हैं कि उसका डांसिंग पार्टनर उसके प्रतिस्थापन के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। साथ ही उनके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग जो यह संकेत देती है कि उसने जानबूझकर उस पर हमला किया ताकि उसकी प्रेमिका डोमिनिका की जगह ले सके। उस दिन बाद में हम डोमिनिका को थिएटर में पाते हैं जहां वह अपने पूर्व साथी और नई लड़की को अभ्यास करते हुए देख रही है। काम पूरा होने के बाद वे स्टीम रूम में जाते हैं और डोमिनिका उनका पीछा करती है, लेकिन वह देखती है कि वे दोनों संबंध बना रहे हैं। क्रोध हावी हो जाता है और डोमिनिका भागने से पहले उन दोनों को जमीन पर गिराने के लिए अपनी बेंत का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। घर की बस में वह अपने हाथों को खून से सना हुआ देखती है और उतरने का फैसला करती है। एक पे फोन पर रुकती है और रिपोर्ट करती है कि उसने जो किया वह एक दुर्घटना थी। जब वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वह अपनी मां को बाथरूम के फर्श पर पाती है। केयरटेकर कहीं नजर नहीं आता। उसकी मां उसे बताती है कि वह इसलिए नहीं आई क्योंकि थिएटर ने उसे पैसे देना बंद कर दिया है। यह जानते हुए कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, डोमिनिका अपने चाचा से मदद मांगने जाती है। वह स्वीकार करता है बशर्ते कि वह बदले में उसे एक छोटा सा केस देकर मदद करे। सीक्रेट सर्विस उस्तिनोव के बारे में और जानना चाहती है जिससे डोमिनिका थिएटर में मिली थी। इवान चाहता है कि वह उसके पास जाए, उसे दोस्ती करे और अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके उसका भरोसा जीत ले। डोमिनिका पहले तो मना कर देती है, लेकिन इवान उसे याद दिलाकर उसका दिल जीत लेता है कि सरकारी अस्पताल कितने भयानक हैं और कैसे वह उसकी मां को सबसे अच्छे डॉक्टर दे सकता है। उसी रात डोमिनिका उस होटल में जाती है जहां उस्तिनोव ठहरा हुआ है और वह उसे दी गई ड्रेस पहनती है। वह बार में जाती है और युस्टानोव के पहले उसके पास आने का इंतजार करती है, जो वह करता है। डोमिनिका उसे बताती है कि वह उससे मिलने आई है, फिर से खास महसूस करना चाहती है, इसलिए वे उसके कमरे में चले जाते हैं। वह गार्ड से उन्हें गोपनीयता देने के लिए कहती है और जैसे ही उसके आदमी कमरे से बाहर निकलते हैं उस्तिनोव अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। फिर डोमिनिका से भी ऐसा करने के लिए कहता है। वह कुछ हिचकिचाहट के बाद ऐसा करती है और जब वह करीब आती है तो उस्तिनोव उसका फायदा उठाने में कोई समय बर्बाद नहीं करता। उनका संभोग अचानक बाधित होता है जब काले रंग का हेलमेट पहने एक आदमी उस्तिनोव के पीछे आता है और उसका गला काट देता है। शव को फर्श पर फेंक दिया जाता है और चुप रहने के लिए कहने के बाद एक इशारे से आदमी डोमिनिका को उसके खून से सने शरीर को ढकने के लिए एक कोट फेंकता है और उसे पीछे के दरवाजे से कमरे से बाहर ले जाता है। जब वे पार्किंग स्थल पर पहुंचते हैं तो वह उन्हें अपनी बाइक पर बैठाने से पहले एक कर्मचारी को गोली मारता है और एक सुनसान इमारत में भाग जाता है। अंदर आदमी अपना हेलमेट उतारता है और इवान द्वारा भेजे गए एक अन्य गुप्त सेवा एजेंट सर्गेई मटोरिन को प्रकट करता है, जो कोर्चनोई के साथ उसी इमारत के दूसरे कमरे में है। डोमिनिका को सुरक्षा कैमरों पर देख रहा है। जब कोर्चनोई ने उल्लेख किया कि वह एक गवाह है और उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए तो इवान ने उल्लेख किया कि वह उपयोगी हो सकती है। इवान डोमिनिका से मिलने के लिए कमरे बदलता है और कबूल करता है कि उसे पता था कि उस कमरे में क्या होगा और उसने उसे नहीं बताया क्योंकि अगर उसे पता होता तो वह ऐसा नहीं करती। वह उसे तब एक प्रस्ताव देता है क्योंकि वह इस काम में बहुत अच्छी है। उसे एजेंट बनने के लिए प्रशिक्षित होने के लिए एक विशेष संस्थान में भेजा जा सकता है। अगर वह मना करती है तो वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए वह केवल स्वीकार कर सकती है। डोमिनिका कुछ दिनों बाद संस्थान के लिए रवाना होती है। जब वह वहां पहुंचती है तो स्पैरो स्कूल की प्रधानाध्यापिका मैट्रॉन उसका स्वागत करती है। वह डोमिनिका को अपने कमरे में ले जाने से पहले स्कूल में इस्तेमाल करने के लिए एक नकली नाम देती है। उसके तुरंत बाद कक्षाएं शुरू हो जाती हैं।
मैट्रॉन आधुनिक दुनिया में अराजकता के बारे में बात करती है और कैसे रूस एकमात्र ऐसा देश है जो इसे ठीक करने के लिए बलिदान देने को तैयार है। छात्रों को गौरैया बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जो कि प्रलोभन और मनोवैज्ञानिक हेरफेर में माहिर जासूस हैं। डोमिनिका और विक्टर नामक एक छात्र को कक्षा के सामने बुलाया जाता है और उसे कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। विक्टर बिना किसी समस्या के ऐसा करता है, लेकिन डोमिनिका हिम्मत नहीं करती। मैट्रॉन उसे इसके लिए डांटती है। फिर हम नेट पर आते हैं, जिसे CIS अनुशासन पैनल द्वारा सूचित करने के लिए बुलाया गया है। रूस में उसकी गलती के लिए उसे निलंबित कर दिया जाएगा और वह देश नहीं छोड़ सकता। नेट विरोध करता है क्योंकि वे मोल हैं। मार्बल 3 साल से नेट के साथ काम कर रहा है और किसी और पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं है। स्पैरो स्कूल में वापस मैट्रॉन के साथ एक क्लास के दौरान वह उन्हें बताती है कि उन्हें यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि उनके लक्ष्य क्या चाहते हैं। वह टीवी पर कुछ वीडियो डालती है ताकि वे उन पर काम कर सकें। पहले वाले में विक्टर गलत अनुमान लगाता है और डोमिनिका उसे सही करती है, जिससे उसे उसकी नापसंदगी मिलती है। दूसरा अनुमान एक अन्य छात्रा द्वारा लगाया जाता है, जिसे कक्षा के सामने बुलाया जाता है और कहा जाता है कि उसे वीडियो में दिख रहे आदमी पर अपना मुंह इस्तेमाल करना होगा, जिसे कक्षा में लाया जाता है और लड़की को हथकड़ी लगाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होता है। वह रोते हुए फर्श पर गिर जाती है। मैट्रॉन सभी छात्रों को याद दिलाती है कि उन्हें अपने शरीर को धोखा देना सीखना होगा और उन्हें कुछ बुनियादी प्रलोभन तरकीबें सिखाती है। वापस अमेरिका में नेट को पता चलता है कि उसका पीछा किया जा रहा है और वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में बताता है। उसे पता चलता है कि CIA ने मार्बल से कुछ नहीं सुना है और वह उन्हें याद दिलाने का मौका लेता है। वह बात करेगा। अगर नेट उससे संपर्क करता है तो वे एक समझौते पर पहुंचते हैं। वह अभी भी रूस वापस नहीं जा सकता। वे उसे पास के किसी देश में भेज सकते हैं ताकि रूसी गुप्तचर सेवा को पता चल जाए कि वह आसपास है और मार्बल फिर से सामने आ जाएगा। नेट टीम को अपने साथ आने के लिए राजी कर लेता है। इस बीच स्कूल में छात्रों को युद्ध से घर लौटे सैनिकों के एक समूह का स्वागत करने के लिए कहा जाता है। डोमिनिका एक युवक को चुनती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है, जहां वह सफलतापूर्वक उसका हाथ बटाती है। उस दिन बाद में मैट्रॉन और छात्र सैनिकों के साथ अपने प्रदर्शन के सभी वीडियो देखते हैं। मैट्रॉन डोमिनिका से कहती है कि उसकी तकनीक अच्छी थी, लेकिन उसने अभी भी खुद को समर्पित करना नहीं सीखा है। क्लास खत्म होने के बाद डोमिनिका शॉवर में जाती है, जहां विक्टर उस पर हमला करता है। वह दीवार से पानी का नल उठाकर उससे उसे मारकर खुद का बचाव करती है। इस बीच इवान, कोर्चनॉय और झकारोव इस तथ्य पर चर्चा कर रहे हैं कि नेट को बुडापेस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। वे इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि राष्ट्रपति उन्हें नहीं चाहते हैं। ऐसा कुछ भी जो USA के खिलाफ विरोधी हो सकता है। इवान ने प्रस्ताव रखा कि वे मिशन किसी और को दें। स्पैरो स्कूल में वापस मैट्रॉन और एक नए आए कोर्चनॉय ने डोमिनिका से विक्टर पर उसके हमले के लिए सवाल किया। मैट्रॉन को लगता है कि डोमिनिका में अभी भी क्षमता है। कोर्चनॉय उसके साथ अकेले में एक पल के लिए पूछता है। जब बाकी सभी लोग कमरे से चले जाते हैं तो वह डोमिनिका से फिर से सवाल करता है और वह बताती है कि वह अपने सहपाठी की नहीं बल्कि राज्य की आर्णी है और उसकी सेवा करती है। उसे कक्षा में वापस जाने की अनुमति दी जाती है, जहां मैट्रॉन एक बार फिर उसे सामने बुलाती है। जब कोर्चनॉय सुरक्षा कैमरे से देखता है, डोमिनिका को विक्टर की तस्वीर दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिए। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करता है, मैट्रॉन उसे वह देने का आदेश देती है जो उसे चाहिए। विक्टर उसे मुड़ने के लिए कहता है। डोमिनिका मना कर देती है और हरकत में आ जाती है। जैसे ही वह कपड़े उतारती है, वह विक्टर से कहता है कि वह केवल उसे देखे, और जब वह पूरी तरह से नग्न हो जाती है तो वह अपनी टांगें खोलकर टेबल पर बैठ जाती है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए उकसाती है। विक्टर इसे खड़ा नहीं कर पाता और जब वह उसे चिढ़ाती है तो वह भाग जाता है। फिर डोमिनिका मैट्रॉन को जवाब देती है कि उसे सत्ता चाहिए। कोर्चनॉय प्रभावित होता है। कुछ क्षण बाद मैट्रॉन डोमिनिका से फिर से निजी तौर पर मिलती है और उसे बताती है कि उसे मॉस्को वापस भेज दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद जब वह अपनी मां से फिर से मिलती है, उनके घर पर डोमिनिका को एक कॉल आती है जिसमें उसे इवान से एक रेस्तरां में मिलने के लिए कहा जाता है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह उसके साथ बैठती है और वह उसे अपना अगला मिशन बताता है। उसे नेट से दोस्ती करने और उसका विश्वास जीतने के लिए बुडापेस्ट भेजा जाएगा ताकि वह उनके जासूस की पहचान जान सके। वह उसे एक नया पासपोर्ट और नए नाम के साथ दस्तावेज देता है। डोमिनिका बिना खाए ही चली जाती है। वह कुछ दिनों बाद बुडापेस्ट पहुंचती है और एक अपार्टमेंट में रहने जाती है, जहां वह एक साथी गौरैया मार्टा के साथ रहती है। उस दिन बाद में वह अपने नए बॉस स्टेशन प्रमुख मैक्सिम वोलोंतोव से मिलती है और उनसे नेट के बारे में कुछ जानकारी मांगती है। इसके बाद वह नेट की दिनचर्या जानने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। अगले दिन डोमिनिका नेट के साथ उसी स्विमिंग पूल में जाने लगती है और उसे अपने पास जाने देती है। जब वे इमारत से बाहर निकलते हैं तो वे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन डोमिनिका उसे पाने में मुश्किलें पैदा करती है। वह दूतावास के लिए अनुवादक होने की कहानी भी करती है। हालांकि अगले दिन वह पूल में नेट को नहीं पाती है और रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उसकी ID गायब हो गई है। पता चलता है कि नेट को पहले से ही पता है कि वह जो कह रही है वह नहीं है। हम उसे उसके वरिष्ठों को समझाते हुए देखते हैं कि वह इवान से संबंध बनाने के लिए कई नामों का इस्तेमाल कर रही है। उसे लगता है कि वह मूल्यवान है और उसका असली नाम इस्तेमाल करना एक उकसावे की बात है। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसके वरिष्ठ उसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके करीब जाने की अनुमति देते हैं। अपनी प्रगति की रिपोर्ट करने और दूतावास पास के लिए पूछने के लिए वोलोंतोव जाने के बाद डोमिनिका दूतावास जाती है और मार्टा को एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ स्टेफनी बाउचर के साथ बातचीत करते हुए देखती है। नेट ने उसे बीच में टोकते हुए बातचीत शुरू कर दी। उसने स्वीकार किया कि पूल से उसकी ID चुराने वाला वही था और उसे डिनर पर चलने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन 8 बजे डोमिनिका ने स्वीकार कर लिया। जाने से पहले अपने अपार्टमेंट में वापस डोमिनिका मार्टा के कमरे की तलाशी लेती है और पाती है कि वह बाउचर से खुफिया जानकारी खरीद रही है। मार्टा फिर घर लौटती है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए नहीं पकड़ पाती। वह डोमिनिका को वोलोंतोव द्वारा मॉस्को भेजी गई रिपोर्ट की एक प्रति देती है। जाहिर है डोमिनिका ने एक दुश्मन बना लिया है। अगले दिन काम के बाद वह वोलोंतोव का पीछा करते हुए एक बार में जाती है और उससे एक बेहतर रिपोर्ट के साथ उसका समय खरीदने के लिए कहती है। फिर उसके छोटे सदस्य का मजाक उड़ाकर उसे मुक्का मारने के लिए उकसाती है। उसकी हिंसा अब सुरक्षा कैमरों पर है और डोमिनिका उससे कहती है कि वह एक बेहतर रिपोर्ट लिखेगा या वह रिकॉर्डिंग पुलिस के पास ले जाएगी।
जब यह सब हो रहा होता है तो नेट एक रेस्तरां में अकेला होता है, अपनी डेट का इंतजार करता है। ये सोचकर कि उसे धोखा दिया गया है वह वहां से चला जाता है, लेकिन डोमिनिका उसका पीछा कर रही होती है। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर नेट को फोन पर एक और कोडित संदेश मिलता है जिसे वह जल्दी से लिख लेता है और समझ लेता है। इसमें लिखा होता है कि वह जाने ही वाला है कि रोती हुई डोमिनिका उसकी घंटी बजाती है। वह उसे व्हिस्की पीते हुए अंदर आने देता है। डोमिनिका उसे बताती है कि उसके बॉस ने उसके साथ मारपीट की है। जब नेट उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वह कहां रहता है, तो वह टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है ताकि उन्हें सुनाई न दे। डोमिनिका उससे पूछती है कि रूस के उस पार्क में क्या हुआ और उसे चूम लेती है। जब वह उसे बताता है तो नेट उसे घर जाने और यह पता लगाने के लिए कहता है कि वह क्या चाहती है। अगले दिन इवान वियना के लिए रवाना होने से पहले डोमिनिका से मिलने जाता है। वह नेट के साथ उसकी प्रगति के बारे में पूछता है। चूंकि उनके वरिष्ठ अधिकारी समय खरीदने के लिए अधीर हो रहे हैं, इसलिए वह झूठ बोलती है और उसे बताती है कि वह मार्टा के साथ उसके बाउचर मामले पर भी काम कर रही है, लेकिन उसे और पैसे की आवश्यकता होगी। इवान स्वीकार करता है और जाने के लिए अपना कोट मांगता है। डोमिनिक उसके लिए कोट ले आता है, लेकिन उसके पासपोर्ट पर चुपके से नजर डाले बिना नहीं। उसके जाने के बाद मार्टा अपनी बंदूक लेकर डोमिनिका के पास जाती है। वह झूठ सुन लेती है और नाराज हो जाती है क्योंकि बाउचर केस सिर्फ उसका होना चाहिए। डोमिनिका वादा करती है कि वह उसे सारा श्रेय और ज्यादा पैसे देगी। उसने सिर्फ अतिरिक्त समय के लिए झूठ बोला था। मार्टा सिर्फ इसलिए स्वीकार करती है क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। बाद में डोमिनिका वियना जाती है और वहां एक बैंक खाता खोलती है, जबकि मार्टा वोलोंतोव से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वह डोमिनिका से कैसे छुटकारा पा सकती है। डोमिनिका उस रात अपने घर लौटती है और देखती है कि मार्टा की बाथटब में हत्या कर दी गई है। अचानक सर्गेई उसके पीछे आता है और उसे गर्दन से पकड़ता है और कहता है कि यह उन लोगों के साथ होता है जो रहस्य साझा करते हैं। वह उसे गायब होने से पहले पुलिस को फोन करने के लिए भी कहता है। हम नेट पर आते हैं, जो वियना में मार्बल से मिलने के बारे में अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट कर रहा है। मार्बल ने उसे कुछ फाइलें दी हैं जो पुष्टि करती हैं कि डोमिनिका एक गौरैया है, और इससे नेट को लगता है कि वह और भी अधिक भर्ती योग्य है। इस बीच डोमिनिका से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं बताती है। जब वह चौकी से बाहर निकलती है तो वह नेट को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाती है। वे उसके घर वापस जाते हैं, जहां वह कबूल करता है कि उसे पता है कि वह एक गौरैया है। डोमिनिका उसे बदले में अपनी कहानी बताती है, इस तथ्य पर जोर देते हुए कि वह केवल अपनी मां की भलाई के बारे में परवाह करती है। नेट उसे उसके लिए एक डबल एजेंट बनने के लिए कहता है, उसकी सुरक्षा का वादा करता है। वह जवाब देती है कि उसे सोने की जरूरत है। वह उसे अपना कमरा देता है। बाद में रात में वह कमरे से बाहर निकलती है और नेट के साथ टच पर शामिल होती है, यह पूछने के बाद कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकती है, और सकारात्मक जवाब मिलने पर वह उससे प्यार करती है। अगली सुबह जब वह पुष्टि करती है कि वह उसका सौदा स्वीकार करती है, डोमिनिका अपनी दिनचर्या में वापस आ जाती है। एक नकली लिखती है। नेट पर रिपोर्ट करते हुए वह कहती है कि वह उसकी जेब में है, और फिर उसके संकेत का इंतजार करने के लिए अपने स्थान पर लौट आती है, जो एक साधारण फोन कॉल है जिसमें उसका पसंदीदा गाना बजता है। डोमिनिका नेट के वरिष्ठों से मिलती है और यह देखने के लिए झूठा डिटेक्टर परीक्षण से गुजरती है कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। जब वे उसे स्वीकार करते हैं तो वह पैसे मांगती है। वे उस पर हंसते हैं, लेकिन जब वह उनसे कहती है कि वह उन्हें बाउचर दे सकती है तो वे अपना विचार बदल देते हैं। अगले शुक्रवार को पूरी टीम बाउचर से मिलने के लिए लंदन जाती है। डोमिनिका CIA द्वारा उसके लिए तैयार किए गए एक विशेष होटल के कमरे में रहती है, जिसमें उसकी निगरानी के लिए सुरक्षा कैमरे और डेस्क के नीचे छिपी हुई डिस्क का एक सेट है, जिसे बाद में असली डिस्क से बदला जा सकता है। कुछ क्षण बाद जब वह बार में बाउचर का इंतजार कर रही होती है तो वोलोंतोव के अचानक प्रकट होने से वह हैरान रह जाता है, जो डोमिनिका की मदद करना चाहता है ताकि वह उसे उसके कमरे में भेज दे, अन्यथा उसकी उपस्थिति बाउचर को डरा देगी। बाउचर जल्द ही आता है और डोमिनिका उसके पास जाती है, मार्टिस को समझाती है और उसके बाउचर को यह बदलाव पसंद नहीं है और वह जाने वाला है, लेकिन डोमिनिका उसे रुकने के लिए मना लेती है जब वह उसे कुछ खतरनाक तस्वीरों से धमकाती है और पैसे का जिक्र करती है। दोनों महिलाएं डोमिनिका के कमरे में जाती हैं, जहां वोलोंतोव इंतजार कर रहा है। बाउचर उसे पैसे के बदले डिस्क देता है और डोमिनिका डिस्क को अपने कंप्यूटर पर ले जाकर उनकी रील जांचने का नाटक करती है। जब वह वास्तव में उन्हें CIA के साथ व्यापार कर रही होती है तो डोमिनिका और वोलोंतोव चले जाते हैं। फिर बाउचर को भी जाने के लिए 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने के लिए कहने के बाद, लेकिन बाउचर चिंतित और नशे में है, इसलिए वह जल्द ही चली जाती है। जब वह सड़क पर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसका पीछा किया जा रहा है और वह डर जाती है, इसलिए वह पैसे को कूड़ेदान में फेंक देती है और सड़क पार करती है, जहां एक ट्रक उसे टक्कर मारता है और उसे मार देता है। जब यह होता है तब डोमिनिका वोलोंतोव के साथ एक कार में होती है। वह जल्दी से फोन पर खबर पाता है। वह डोमिनिका को बताता है कि उन्हें तुरंत मास्को लौटने के आदेश दिए गए हैं और उसका पासपोर्ट ले लेता है। जब वे मास्को पहुंचते हैं तो इवान वोलोंतोव को गिरफ्तार करने से पहले उससे डिस्क ले लेता है। वह और डोमिनिका दोनों ही अमेरिकियों की मदद करने के संदेह में हैं। जब उससे इस बारे में पूछा जाता है तो वह इससे इनकार करती है, इसलिए उसे असली जवाब के लिए अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया जाने लगता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वे उसे एक वीडियो भी दिखाते हैं कि कैसे वोलोंटोव को झूठ बोलने के लिए गोली मार दी गई थी, लेकिन जब पूछताछ करता उसके सिर की ओर इशारा करता है और वह फिर से झूठ बोलती है तो कुछ नहीं होता। इवान तब नियंत्रण लेता है और डोमिनिका उसे अपनी रक्षा करने के लिए हेरफेर करने में कामयाब हो जाती है। उसे घर लौटने की अनुमति है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो उसे इतना गंदा लगता है कि वह अपनी मां को गले नहीं लगाने देती। कोर्चनोई और झकारोव के साथ एक कठिन बैठक के बाद इवान अपने अपार्टमेंट में लौटता है, जहां डोमिनिका उसका इंतजार कर रही है। वह उसे बताता है कि उन्होंने उसे नेट पर काम जारी रखने की अनुमति देने के उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। जाने से पहले वह उसे चूमती है। डोमिनिका बुडापेस्ट लौटती है और नेट से मिलती है। वे उसके अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां वह उसकी जल्दी रिहाई के बारे में अपना संदेह व्यक्त करता है। डोमिनिका उसे और उसकी मां को अमेरिका में स्थानांतरित करने और उसे और पैसे देने के लिए मना लेती है। वे प्यार करने से पहले ही मान जाते हैं। आधी रात को डोमिनिका शोर सुनकर जाग जाती है।
वह रसोई में जाती है और देखती है कि सर्गेई नेट को प्रताड़ित कर रहा है। वह पहले तो उसके पक्ष में होने का दिखावा करती है, यहाँ तक कि उसे नेट को चोट पहुंचाने में मदद करती है ताकि वह उस मोल का नाम जान सके। लेकिन जब सर्गेई विचलित हो जाता है तो वह उसे वापस मारती है और नेट को कुर्सी से बांधने वाली पट्टियां काटने में मदद करती है। उन तीनों के बीच लड़ाई होती है जो ज्यादा देर तक नहीं चलती। सर्गेई फिसल जाता है और डोमिनिका उसे चाकू मारने का मौका लेती है। वह अगले दिन अस्पताल में जागती है और सिगरेट पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसके बाद कोर्चनॉय उसके पास